नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज शौर्य सभागार जैप 1 और डोरंडा रांची में आयोजित इक्वाफ विश्वविद्यालय और झारखंड के दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि दीक्षांत समारोह में केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं बल्कि कर्तव्यों और उत्तरदायित्व की नई शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे अपने ज्ञान, कौशल और मूल्यों के माध्यम से समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण अत्यंत बढ़ गया है और इसमें निजी विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की है कि राज्य के सभी निजी विश्वविद्यालय यूजीसी और सरकार के निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण रोजगार और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करें। वहीं उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना भी है। विद्यार्थियों के अपने जीवन में ईमानदारी, परिश्रम और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हुए उत्कृष्टता की ओर से अग्रसर रहना चाहिए। विश्वविद्यालय हमारे राज्य में अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो पहचान बनाएं और देश में प्रतिष्ठा स्थापित करें। मैं आपके माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और हमारी रुचि है कि हमारे राज्य में सदी का सत्र नियमित हो जाए और कोई समस्या ना रहे। धन्यवाद। झारखंड विधानसभा की 81 सीट से बढ़कर 105 सीट होने की संभावना है, लेकिन इसे लेकर अभी से राजनीतिक दल में कयासबाजी तेज हो गई है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शिव पूजन पाठक ने कहा कि अभी संसद में क्या प्रस्ताव आएगा समय बताएगा। सदन में प्रस्ताव आ जाएगा। अभी मीडिया में जो खबरें आई हैं स्वाभाविक है, परिसीमन पहले से तय है। वहीं जिसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण कानून बना है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार संतृप्त है। आने वाले 2029 के चुनाव में 33% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। परिसीमन में सीट बढ़कर महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। इसको लेकर अब सदन में प्रस्ताव आ जाएगा, तब पता चलेगा कि वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने कहा कि महिलाओं की भागीदारी होगी तो कांग्रेस पार्टी ने महिला सशक्तिकरण प्रतिनिधित्व दिया है। संसद में क्या प्रस्ताव आएगा, विधेयक क्या आएगा, ये तो अभी समय बताएगा जब सदन में प्रस्ताव आ जाएगा। अभी जो मीडिया में खबरें आई हैं, अगर उस आधार पर आप जानना चाह रहे हैं तो स्वाभाविक है, ये परिसीमन पहले से तय है, परिसीमन की तिथि भी तय है और 2029 में हम जो 33% जो विधेयक पारित हुआ है, जो कानून बना है महिलाओं के लिए, जो आरक्षित करने की बात हुई है, स्वाभाविक रूप से उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार संकल्पित है और प्रयास है कि आने वाला जो 2029 का जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित हो। तो उसके लिए कानून बनाने पड़ेंगे, विधेयक लाने पड़ेंगे और उसी के साथ परिसीमन में सीट बढ़ा करके, चूंकि बहुत दिन से लंबित है, तो सीट बढ़ के महिलाओं के लिए वो सीट आरक्षित होगी। तो अभी तो जब प्रस्ताव आ जाएगा सदन में तब पता चलेगा कि कितनी सीटें बढ़ रही हैं। अभी तो जस्ट खबरें कुछ निकल के आई हैं, लेकिन उसको अधिकृत नहीं माना जा सकता है। लोकसभा में हो और अच्छा प्रतिनिधित्व हो और इसके लिए सरकार ने और कांग्रेस पार्टी ने अपने समय में पहल भी किया था और इन मुद्दों को लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाना चाहती थी और उठाते रही है और इस दिशा में हमने सांगठनिक रूप से भी और वैधानिक रूप से जहां जहां हमें समझ में आया हमने वो प्रतिनिधित्व दिया है। आज भी अगर देखेंगे तो हमारे सरकार में महिलाओं के प्रतिनिधि और संगठन में भी प्रतिनिधियों की संख्या ज्यादा है, लेकिन इस अगर केंद्र सरकार अगर यह फैसला लेती है तो पहले हम उन पहलुओं को देखेंगे कि किस तरह का वो विधेयक ला रही है, उस विधेयक में क्या है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में कहीं उनका कोई एजेंडा तो नहीं चलने वाला है। तो जब तक वो सरकार उस विधेयक का ड्राफ्ट नहीं जारी करती है, पूरा ड्राफ्ट जब तक जारी नहीं करती है तब तक हम कुछ कहेंगे नहीं। लेकिन हाँ, यह है कि अगर महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत विधेयक लाया जाता है जो महिलाओं के हितों में है, उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाता है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अनुसूचित जाति का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति इस्लाम, ईसाई या किसी अन्य धर्म को अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं मिलेगा। यह निर्णय जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच द्वारा दिया गया है। इस फैसले के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अधिकांश दल फिलहाल खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। इसे सामाजिक और संवैधानिक दृष्टि से एक बड़ा निर्णय माना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता का मानना है कि इस फैसले का असर देश की आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक संरचना पर पड़ सकता है। आने वाले समय में इस पर व्यापक बहस और राजनीतिक प्रतिक्रिया देखने को मिल सकती है। यह फैसला दिया है उसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय स्तर पर, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर कुछ टिप्पणी नहीं की जा सकती तो निश्चित रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। तो इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की जा सकती राजनीतिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से भी, लेकिन इसका एक दूरगामी प्रभाव भारत की सामाजिक व्यवस्था पर पड़ेगा। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत सालुका में अवस्थित स्टोर फ्रेश कोल्ड स्टोरेज के नए लोडिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया। उद्घाटन समारोह में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने विधित्व फीता काटकर कोल्ड स्टोरेज के नए लोडिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है और इसे किसानों को समर्पित किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। यह सुविधा क्षेत्र के किसानों के लिए नई उम्मीद बनकर सामने आई है। कार्यक्रम के दौरान किसानों के चेहरों पर संतोष और खुशी झलक रही थी। किसानों का कहना है कि अब उन्हें अपनी फसल को कम दाम में बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी। वे अपनी उपज को कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखकर उचित समय पर बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा मिलने की उम्मीद है। किसानों ने इस पहल के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि उनके प्रयासों से ही यह सुविधा संभव हो पाई है। देखिए, आज हम बेहद खुश हैं और बेहद खुश इसलिए हैं कि आज से हमारे यहाँ का किसान ठगा हुआ महसूस नहीं करेगा। किसान का जो उपज होता है और उस उपज का 16 आना मूल्य किसान के जेब तक है। और हम लोगों ने जो ठाना है कि किसान को आय में वृद्धि करना, और आज से किसान के आय में वृद्धि ही होगा। सिर्फ किसान कोल्ड स्टोरेज का व्यवहार, उसमें कैसे फसल रखा जाता है, उस फसल को बाजार में कब बेचा जाता है, इस तमाम कई जो कला है इसको सिर्फ किसान अगर समझ ले तो मेरा किसान के लिए एक नया युग का शुरुआत आज। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। उत्तर भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस पर्व को लेकर बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान सूर्य को सच्ची भक्ति के साथ अर्घ्य देने और विधित्व पूजा करने से सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। उन्होंने बताया है कि छठ पर्व में नहाय खाए खरना और अर्घ्य प्रमुख दिन होता है। राज्य के हटनिया तालाब से चैती छठ को लेकर छठ घाट पर रौनक देखने को मिला। काफी संख्या में श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचे और आज भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है। इसका जायजा लिया साधना प्लस न्यूज के संवाददाता अभिषेक भगत ने। चैत्र नवरात्र के महीने में जो है चैती छठ होता है और खास तौर पे आप देखेंगे कि इस लोक के महापर्व यानी कि छठ जो है लोग इसमें भी धूमधाम और उत्साह के साथ जो है वो मनाते हैं। यही उत्साह साफ तौर पे राजधानी रांची के आपको हटनिया तालाब में दिख रही होगी। कई जगहों पर जो है इस तरह की खूबसूरत तस्वीर जो है छठ की छठा आपको चैती छठ में भी देखने को मिलती है। खास तौर पे विशेष मान्यता होती है, लोगों की मन्नतें होती है और मनोकामना होती है और छठी मैया उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। लोग खास तौर पे इस छठ महापर्व में और उमंग के साथ उतने ही लोग पहुंचते हैं और उसी तरह जो है इस छठ महापर्व को
जो है 30 घंटे का निर्जला उपवास करने के बाद जो है भगवान भास्कर को अर्घ आज दिया जाएगा और कल जो है जिस तरह से उगते हुए सूर्य को जो है अर्घ देने के बाद छठ का जो है वो समापन होता है। तो 36 घंटे निर्जला उपवास करने के बाद जो है जो छठ व्रतियां होती है विशेष तौर पे यही मान्यता और यही आस्था जो है साफ तौर पे देखने को मिलता है। उत्साह और उमंग जो है उसी तरह लोग जो है वो शामिल होते हैं। घाटों की तस्वीर आप देख रहे होंगे, घाटों की में जो है रौनक साफ तौर पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरह से जो है घाट पर जो है जो भगवान भास्कर को जो है वो अर्घ दिया जा रहा है। जो छठ व्रतियां होती है विशेष तौर पे जो मन्नत होता है वो मांगी जाती है और पूरा होता है। यही वो तस्वीर है राजधानी रांची के हटनिया तालाब की एक खूबसूरत तस्वीर और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं आप देख रहे होंगे कि ये इस तालाब में चारों तरफ जो है घाटों पे खूबसूरत छठ व्रतियां जो है घाट पर पहुंच गए। भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है और के द्वारा हर साल किया जाता है। इसी उत्साह और उमंग के साथ लोक आस्था का महापर्व आज भगवान भास्कर यानी कि डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल जो है उगते सूर्य को यानी कि उदययामी सूर्य को अर्घ देने के बाद लोक आस्था यानी कि चैती छठ का जो है वो समापन होता है। तो विशेष तौर पे घाटों पे रौनक आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो तस्वीर जो देखने को मिल रही है ये हटनिया तालाब की है। किस तरह से जो छठ व्रतियां हैं वो घाटों पर अर्घ दे रही है। होती है यह जो छठी मैया है उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। अलग अलग घाटों पे जो ये नजारा आपको चैती छठ के ऊपर देखने को मिल रहा होगा और यानी डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद जो है लोक आस्था के निर्जला उपवास करने के बाद आज भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो है कल तो उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। सहयोगी कृष्णा के साथ अभिषेक भगत, साधना न्यूज, रांची। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। चतरा के छठ तालाब से चैती छठ को लेकर छठ घाट पर रौनक देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचे। आज भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। विधि व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह दल बल के साथ छठ घाट पर मौजूद रहे। लोक आस्था का महापर्व चैती छठ 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से शुरू होकर सप्तमी तिथि तक चलता है। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में इस पर्व को बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। चतरा के छठ तालाब से चैती छठ को लेकर छठ घाट पर रौनक देखने को मिल रही है। काफी संख्या में श्रद्धालु छठ घाटों पर पहुंचे। आज भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। विधि व्यवस्था को लेकर थाना प्रभारी अवधेश कुमार सिंह दल बल के साथ छठ घाट पर मौजूद रहे। जमशेदपुर समेत पूरे कोल्हान में चैती छठ मनाया गया। चैती छठ के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और छठव्रती परिवार के सुख और शांति समृद्धि की कामना की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भी शामिल हुए। छठ महापर्व हिंदू धर्म का सबसे कठिन व्रत माना जाता है। इसमें छठ व्रती 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। सूर्यदेव और छठी मैया की उपासना से जुड़ा ये आस्था का महापर्व है। छठ पूजा साल में 2 बार मनाया जाता है। चैती छठ जो है कार्तिक महीने में कार्तिक छठ के रूप में इसे मनाया जाता है। इस साल 22 मार्च को नहाय खाई के साथ चैती छठ पूजा की शुरुआत हुई। 4 दिवसीय चैती छठ का आज यानी 24 मार्च को तीसरा दिन है। आज व्रत रखकर व्रतधारी डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और छठ ऐसा एकमात्र पर्व है जब डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देकर पूजा की जाती है। आज छठ व्रती महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखकर और कमर तक पानी में डूबकर सूर्यदेव को अर्घ दिया और परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और संतान की लंबी उम्र की कामना की। वहीं
सिंधुगौड़ा सूर्य मंदिर और मानगो स्वर्ण रेखा नदी समेत तालाब और नदी में चैती छठ के दौरान अर्घ्य देने के लिए लोग उमड़ पड़े। डोमरे विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। वे विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में एक मामले में पेश हुए। ये मामला बोकारो जिले के सियाल जोड़ी थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जो वेदांता स्टील प्लांट के मजदूर आंदोलन से संबंधित है। पत्रकारों से बातचीत में जयराम महतो ने कहा कि उनका इस आंदोलन से कोई सीधा संबंध नहीं था और वे उस दिन घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि आंदोलन स्थल पर लगे बैनर में उनकी तस्वीर होने के कारण उन्हें इस मामले में नामजद किया गया, जो पूरी तरह से गलत है। यह मामला 27 नवंबर 2023 का है। विधायक ने राज्य की राजनीति पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बयान पर उन्होंने कहा कि राज्य के मुखिया को भी सभी धर्मों के साथ लेकर चलना चाहिए। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में रेतों का एक आंदोलन था और उस आंदोलन में ग्रामीण धरना दिए हुए थे। उसी बीच थोड़ी सी कुछ बातें हुई अनबन की और कंपनी प्रबंधन के द्वारा एक एफआईआर किया गया है और उसमें एफआईआर में मेरा नाम यह कहकर दिया गया है कि एक बैनर था, उस बैनर में किसी कोने में हमारी तस्वीर थी। उसी केस के सिलसिले में आज धनबाद कोर्ट आना पड़ा। नहीं, उस कार्यक्रम में हमारी उपस्थिति नहीं थी। उस कार्यक्रम में केवल हमारी तस्वीर थी और उस तस्वीर के आधार पर ही उस उक्त एफआईआर में हमारे नाम को दर्ज कराया गया। पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में सभी संबंधित प्रशासनिक विभागों और आवश्यक सेवा प्रदाताओं के साथ तैयारियों की समीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का मुख्य लक्ष्य रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है। कोडरमा आगामी रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस बलों ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया है। मॉक ड्रिल के दौरान आगजनी, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और अन्य संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया है। एसपी ने बताया है कि जुलूस मार्गों और अखाड़ा स्थलों पर संवेदनशील इलाके में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कोडरमा में आगामी रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह के निर्देश पर पुलिस केंद्र के मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिसमें पुलिस बलों ने भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन और आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया। मॉक ड्रिल के दौरान आगजनी, असामाजिक तत्वों की गतिविधियों और अन्य संभावित चुनौतियों से निपटने की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया गया। एसपी ने बताया कि जुलूस मार्गों और अखाड़ा स्थलों और संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। धनबाद जिले के रामकनाली ओपी क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 4 की रामकनाली कोलियारी में बीती रात एक बड़ी आपराधिक घटना सामने आई। अपराधियों ने खदान पर धावा बोलते हुए करीब 600 फीट लंबा केबल लूट लिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और आसपास की करीब 15,000 की आबादी पर जल संकट का खतरा भी मंडराने लगा है। घटना की जानकारी उस समय हुई जब खदान में काम कर रहे कर्मी काफी देर तक बाहर नहीं निकले। संदेह होने पर खदान के इंचार्ज अंदर पहुंचे और वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। अपराधियों ने खदान के मुख्य द्वार को काटकर अंदर प्रवेश किया था और वहां मौजूद कर्मियों को बंधक बना लिया था। इतना ही नहीं, अपराधियों ने कर्मियों से उनके कैप और लैंप की भी छीन लिए, जिससे वे अंधेरे में फंस गए। इसके बाद बदमाशों ने आराम से केबल काटा और फिर मौके से फरार हो गए। नीचे फोन कर रहा था, फोन कोई उठा नहीं रहा था। फिर आज जो हमको फोन किया कि जो है इधर देखिए नीचे से कोई फोन नहीं उठा रहा है।
तब हम बोले कि ये काम कीजिए, गार्ड को जो है नीचे भेजिए, क्या दिक्कत है नहीं है। तो गार्ड जब नीचे गया, जाकर देख रहा है गेट पर, तो गेट जो है, गेट का कुंडी कटा हुआ है, साइड वाला कुंडी। तब फिर गार्ड बताया कि ऐसे सा बात है कि लगता है नीचे चोर घुसा हुआ है, और नीचे से कोई जो है खलासी और फिटर लोग कोई उठा नहीं। फिर हम तुरंत भागे भागे आए घर से। आने के बाद बत्ती लिए नीचे गए, जाकर देख रहे हैं तो वहाँ जो है 6 आदमी बैठा हुआ है। हम बोले क्या दिक्कत हुआ, तो बताया कि जो है 25 से 30 की संख्या में चोर आया और हम लोग का बत्ती 6 का बत्ती ले लिया। प्रतिबंधित दवाइयों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। वहीं गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कोलकाता के रास्ते जमशेदपुर में एक युवक प्रतिबंधित दवाइयों की खेप लेकर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। सूचना के आधार पर डीएसपी पटम दा बचन देव कुजूर के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जवाहर नगर रोड नंबर 6 में छापेमारी की, जहां से जिशान अहमद नामक युवक को गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 120 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स कफ सिरप बरामद किया गया। चाट कृषि बाजार समिति की सुरक्षा भगवान भरोसे है। यही कारण है कि चोरों ने दुकान संख्या 90 का ताला तोड़कर लगभग 40,000 रुपए के तेल की चोरी कर ली है। वही घटना चास थाना क्षेत्र की है। दुकान के मालिक और बाजार समिति के अध्यक्ष अनिल गोयल ने बताया कि आज सुबह ट्रक से आए तेल को जब गोदाम में खाली करने पहुंचे तो देखा कि गोदाम का 4 ताल टूटा हुआ है। वहीं मिलान करने पर 1 किलो का 5 पेटी और आधा किलो के तेल का 9 पेटी गायब मिला है, जिसका कुल लागत 40,000 रुपए है। अनिल गोयल ने बताया कि देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों ताला तोड़ने के बाद किसी ठेले में लादकर पेटी को ले जाने का काम किया गया है। उन्होंने बताया है कि पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। घटना है कि सुबह में मेरा माल आया हुआ था, हम अनलोडिंग के लिए आए जो है, और देखे तो कि मेरा दोनों ताला जो है वो टूटा हुआ है। और उसके बाद में मैंने अपना स्टॉक मंगवा कर स्टॉक गिनती किया, तो गिनती में जो है सलोनी 1 लीटर पोच 5 पेटी मतलब 80 पीस, और सलोनी हाफ लीटर पोच 9 पेटी, ये जो है मेरा माल चोरी हो गया है। जो लागत करीब 40,000 रुपये करीब लागत। पहले भी मेरा एक दो बार प्रयास हुआ है, तो हम पूरी सतर्कता इसमें रखते हैं, ध्यान रखते हैं। ताला एक की जगह 2 लगाए थे, मगर अब आज दोनों ताला को तोड़ दिया जो है, तोड़ करके माल चोरी किया। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक बार फिर खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। महुआ चुनने गई 45 वर्षीय गीता देवी की टांगी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी गई है। सोमवार से लापता महिला का शव देर रात आरोदाना पानुसेही के जंगल से बरामद हुआ। किशनपुर के नारायण बांध टोला निवासी गीता देवी सोमवार दोपहर महुआ चुनने निकली थी, लेकिन देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजनों और सदर थाना पुलिस द्वारा चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान रात के करीब 1 बजे एक महुआ पेड़ के नीचे उनका शत विशत शव मिला। हत्यारे ने टांगी उससे उनके गले पर वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। वहीं सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की पूरी जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम है रूपा कुमारी। हम किशनपुर से आए हैं और मेरी गोतनी है। गोतनी गई महुआ चुनने के लिए 3 बजे शाम में, और शाम में गई तो हम लोग 5-6 बज गया तो देखने लगे कि अभी तक नहीं आए हैं वो महुआ चुन के। तो हम लोग गए, फिर नहीं आए हैं अभी तक महुआ चुन के। तो महुआ चुन के नहीं आए तो फिर हम लोग पूरा खोजने लगे, खोजते नहीं मिले तो हम लोग थाना में भी ये बात बताएं कि हम मेरी गोतनी है, अभी तक महुआ चुनने गई थी, नहीं आई है घर में, नहीं आई है। तो हम लोग पूरा अपना फैमिली में भी बोले कि नहीं आई है दीदी, नहीं आई है अभी तक महुआ चुन के, नहीं आई है। तो हम लोग गए थाना में गए, थाना में भी आदमी गए वहाँ पे, तो पूरा खोजे। तो खोजते तो फिर मिला आरूदाना जंगल में। हम लोग के ये लाश मिली है 1 बजे रात में। 1 बजे रात में मिली तो हम लोग पूरा वहाँ से अथी करने लगे और किशनपुर की। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।